हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनजी लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमने जो अपनी सीरीज शुरू की हुई है NCERT ऑन योर टिप्स, और उसमें हम क्लास 6 की ज्योग्राफी को अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी में आगे मैं लेकर के आई हूँ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो कल हमने बच्चे, जैसा आपको याद भी होगा, कल हमने डिस्कस किया था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। उसमें हमने अर्थ के बारे में डिस्कस किया था और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें जो हमने पढ़ी थी, जैसे एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, और हमने पढ़ा था सन, मून, है ना, ये सब हमने पढ़ा था। तो आज हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, मैं पीछे की क्लास का आपको थोड़ा रिमाइंड करा देती हूँ चीज़ें। जैसे हमने बोला था कि मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दी थी कि अगर आप एक बलून फुलाइए और उसको दोनों हाथों की मदद से प्रेस कीजिए अंदर की तरफ, तो वो क्या होगा, वो बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाएगा, यानी कि बाहर की तरफ थोड़ा निकल जाएगा। तो यही शेप क्या होती है? यही शेप होती है अर्थ की। ये शेप, अर्थ बिल्कुल भी सर्कल नहीं होता, अर्थ एकदम राउंड नहीं होता। अर्थ की शेप जियोइड शेप होती है। ये मैंने कल आपको बताया था कि अर्थ की शेप कैसी होती है, जियोइड शेप। जियोइड शेप उस शेप को बोलते हैं जो अर्थ लाइक शेप होती है। कैसी शेप होती है? अर्थ लाइक शेप होती है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली कि ग्लोब क्या है, क्या बोलते हैं ग्लोब। और ये जो हम बोल रहे हैं ना कि ये स्फेरिकल नहीं होता, ये जियोइड शेप होता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि जहाँ जहाँ अर्थ पे मान लीजिए कोई भी प्लैनेट, कोई भी प्लेस है, उसको हम कैसे लोकेट करेंगे, इक्वेटर क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, हम इन सब चीज़ों के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। टाइम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में और लंदन में टाइम एक सा क्यों नहीं होता। ऐसा आपने सुना होगा ना अपने पेरेंट्स से कि वहाँ तो सर्दी हो, वहाँ तो गर्मी है, या वहाँ तो ठंड है, तो यहाँ पर ठंड क्यों होती है, वहाँ पर गर्मी क्यों होती है, इंडिया में गर्मी क्यों होती है, और कहीं विदेश में, जैसे मान लीजिए कहीं भी लंदन वगैरह में ठंड क्यों होती है। तो यही चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब की बच्चे पिक्चर कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है, ग्लोब कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये आपने, मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, ये आपने अपने स्कूल में ज़रूर देखा होगा। और अगर अपने स्कूल में नहीं देखा होगा तो या तो अगर आपके पापा की स्टडी रूम है तो उनकी डेस्क पर रखा ये ज़रूर देखा होगा, वरना ये आपके प्रिंसिपल के ऑफिस में ज़रूर रखा होगा। कल जब आप अपने स्कूल जाइएगा तो अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में इसको ध्यान दीजिएगा, तो ये वहाँ पर ज़रूर रखा होगा। और इसकी एक ख़ास बात अगर मैं आपको बताऊं, तो जब आपको, एक मिनट, जब आप इसको यहाँ से ऐसे हाथ से हिलाएंगे तो ये राउंड 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 घूमने लगेगा। तो ये कैसे घूमने लगेगा, मतलब ये ऐसे करके घूमने लगेगा। तो इससे आपको क्या चीज़ें समझ में आई कि जो ये बॉल है इस सिस्टम पर लगा हुआ है, ये स्टेबल नहीं है। कैसा नहीं है? स्टेबल नहीं है। स्टेबल चीज़ वो चीज़ होती है जो अपनी जगह से हिलती नहीं है, जो अपनी जगह से मूव नहीं करती। और कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पर घूमती है। अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस पर घूमती है। और मैंने आपको ये भी बताया था जब मैं पोल स्टार के बारे में बता रही थी कि अर्थ के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो ये जो एक्सिस होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई डंडी खड़ी हुई है वहाँ पर या ऐसा कुछ है, नहीं। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये हमें दिखाई नहीं देती। ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन मतलब कि ये साइंटिस्ट ने बस ऐसे ही सोच लिया है कुछ चीज़ें, जैसे टाइम देखने के लिए या कोई चीज़ लोकेट करने के लिए। तो बस ये सोच रखा है, ये मान लिया है कि कोई एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, कोई एक ऐसी एक्सिस है जिसके अराउंड
हमारी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जैसे मान लीजिए इसमें ये है, मान लीजिए क्या इसमें तो है ही है, तो कोई एक ऐसी एक्सिस है जिसके अराउंड हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। तो जब आप इस बॉल को ऐसे घुमाएंगे तो ये इस एक्सिस से जुड़ी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे इससे जुड़ी हुई है और यहाँ पे इससे जुड़ी हुई है। तो ये ऐसे ही घूमती रहेगी लेकिन इसको नहीं छोड़ेगी। ये जो 2 पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये इनको नहीं छोड़ेगी और घूमती रहेगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये अपने एक्सिस पर घूमती है और स्टेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अर्थ क्या है, ये मैंने आपको पहले सबसे स्टार्टिंग में यही बताया कि अर्थ क्या है, स्फेयर नहीं है, अर्थ एक जियोइड शेप में है, जियोइड शेप में है, जिसको बोलते हैं अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। स्लाइटली फ्लैटेंड एट बोथ पोल्स। मैंने आपको बताया था ना, आप एक बलून फुलाइए, मान लीजिए यही एक बलून है और आपने उसको यहाँ से और यहाँ से एक साथ प्रेस किया तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाएगा। तो जब आप प्रेस करेंगे तब आप ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा, वो दब जाएगी। क्या हो जाएगी, दब जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। जैसे कोई बलून है, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वो, जैसे हम किसी भी चीज़ को प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है वहाँ से। तो ये भी क्या हो जाती है, अपने दोनों पोल्स पर क्या है, ये फ्लैटेंड है। क्या है, फ्लैटेंड है। ठीक है, बल्ज इन द मिडल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बल्ज होता है मिडल से। और ग्लोब क्या है, स्पेसिफिकली ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब क्या है, एक मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। अब मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अर्थ अपने एक्सिस पर इस तरह रोटेट करती है, अर्थ में ये जगह है, अर्थ में यहाँ पर ये देखिए, ये आपका, एक मिनट, हाँ, ये आपका इंडिया है, ये इंडिया है। तो मान लीजिए क्या ये इंडिया है या ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। तो ये क्या है, ग्लोब एक मिनिएचर फॉर्म है, मिनिएचर यानी कि छोटा, मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। इस ग्लोब की एक खास बात है कि इसमें जितने भी कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं, जितने भी आपको ओशियंस दिखाए गए हैं, जितने भी ये लेक्स या माउंटेन्स जो भी दिखाया गया है, वो सब क्या है, ट्रू फॉर्म में है। उसका एक ट्रू साइज दिखाया गया है, ट्रू फॉर्म में है। यानी कि मान लो अगर कोई माउंटेन इतना बड़ा है और उसे ग्लोब में इतना छोटा दिखाया गया है, तो उसका क्या दिखाया है, ये मिनिएचर फॉर्म है ना। जब किसी बड़ी चीज का हम एक छोटा फॉर्म दिखाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिनिएचर फॉर्म। तो यही क्या है, इतनी बड़ी अर्थ का छोटा सा मिनिएचर फॉर्म है। चलिए, तो हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पढ़ा, एक मिनट, हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अर्थ स्फेयर नहीं है, स्लाइटली फ्लैटेंड है दोनों पोल से, बल्ज होती है मिडल में, ग्लोब मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, और ग्लोब क्या है, फिक्स्ड नहीं है क्योंकि यहाँ से रोटेट कर सकता है। चलिए, लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड। एक्सिस। अभी मैं आपको एक्सिस के बारे में क्या चीजें बता के आई हूँ, क्या बताया, एक्सिस क्या है, इमेजिनरी लाइन है। क्या है बच्चे, इमेजिनरी लाइन, इधर देखो, इमेजिनरी लाइन। तो जब ये इमेजिनरी लाइन है, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो इस पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल और इस पोल को बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, इस पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। चलो, इक्वेटर। अब जैसे हमने बोला कि ये वाली लाइन जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताती है, यानी कि ये एक्सिस है। तो ये, अब हम क्या करेंगे, अब हमें अर्थ के बारे में और डिटेल में जानना है। अब हमें जानना है कि अर्थ पर हम कोई चीज़ कैसे लोकेट कर पाएंगे, हम कैसे बता पाएंगे कि यहीं इंडिया है या यहीं पाकिस्तान है या यहीं उज्बेकिस्तान है। हम कैसे किसी चीज़ को डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे हम कि यहाँ से कोई रिवर पास हो रही है, यहीं पे कोई ओशियन है।
तो उन चीज़ों के लिए हमें अर्थ को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और डिटेल से समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें कुछ रेफरेंसेस चाहिए। रेफरेंसेस क्या होते हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड मानकर अपनी अर्थ को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे इस पिक्चर में क्या किया गया है, इस पिक्चर में अर्थ को बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है और उसको नाम दे दिया गया है इक्वेटर। अर्थ के ठीक बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है इमेजिनरी। मैं इस पूरे लेक्चर में जितनी भी लाइंस की बात करूंगी वो सब कैसी होंगी, इमेजिनरी, यानी कि वो सिर्फ हमने अपनी सुविधा के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए क्या किया है, उनको ऐसा मान लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमने कुछ चीज़ें पता करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने या पुराने लोगों ने ऐसा मान रखा है। चलिए, तो जब हमने उसको ठीक बीच से डिवाइड कर दिया और उसको इक्वेटर का नाम दे दिया, तो अर्थ क्या हो गई, अब 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो ये जो पहला हिस्सा है, इस ऊपर का हिस्सा है यानी कि अपर वाला, उसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ आप अपनी नोट्स में ठीक कर लीजिएगा, ये स्फेयर नहीं है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। चलिए, an imaginary line running on the globe that divides it into 2 equal parts, जो उसको क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर को हम किस में नापते हैं, हम डिग्रीज में नापते हैं, और इक्वेटर की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री, यानी कि अब तो इससे डिग्रियां शुरू होंगी, तो ऊपर की भी बढ़ती चली जाती हैं और नीचे की भी बढ़ती चली जाती हैं। बस क्या फ़र्क होता है कि ऊपर वाले के साथ हम नॉर्थ लिखते चले जाते हैं और नीचे वाले के साथ हम साउथ लिखते चले जाते हैं। अपर हाफ को हम नदर्न हेमिस्फीयर और लोअर हाफ को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हमें जानना है लैटिट्यूड्स के बारे में। किसके बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में। तो ये तो हो गई इक्वेटर 0 डिग्री पर, है ना, ये हो गया, यहाँ भी देख लो आप, ये हो गया आपका इक्वेटर। तो इसी के बराबर जब हम क्या करते हैं, ऐसी ही लाइंस और खींचते चले जाएंगे, सर्क्युलर लाइंस। कैसी लाइंस होंगी ये, सर्क्युलर लाइंस। और सर्क्युलर लाइंस भी कैसी, इमेजिनरी। कैसी, इमेजिनरी सर्क्युलर लाइंस होंगी, यानी कि ऐसी लाइंस हम खींचेंगे, ऐसी। तो जब हमारा अर्थ ऐसी है, इक्वेटर हमने ऐसा खींच लिया, तो यानी कि उसके पीछे वाले हिस्से पर भी ये लाइन है, सिर्फ आगे वाले पर नहीं है। इसी तरह हम इसको बना लेंगे, इसी तरह हम इसको बना लेंगे और फिर यहाँ बना लेंगे। तो अब जैसे जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, वो सबसे बड़ी है, उससे छोटी फिर इसकी, फिर उससे छोटी इसकी, और फिर सबसे छोटी मुझे ये दिख रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो लाइन होती है, उसकी जो लेंथ होती है, वो धीरे धीरे पोल्स की तरफ जाने पर कम होती है। पोल्स की तरफ जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। इतना समझ आया। जो भी आपको चीजें समझ नहीं आती, आप उनको कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, ओके। ऑल पैरेलल सर्कल्स, यहाँ से की लाइन जो है वो सीधी नहीं है, वो लाइन इस तरह है, सर्कल्स की तरह। फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये सब क्या कहलाते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हम आते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की हीट जोन्स क्या है। मैंने आपको अभी बताया ना कि कहीं पर ठंड होती है तो कहीं पर गर्मी होती है, कहीं पर बारिश हो रही होती है, तो उनका क्या रीज़न है, वो किस तरह से होती हैं, अब हम इसमें वो पढ़ेंगे। टॉरिड जोन, टॉरिड जोन क्या होता है, मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, एंड ये कहाँ लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के
बीच में। चलिए इसको समझते हैं हम पिछली स्लाइड से। हाँ जी, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और यहाँ कहीं सन है, तो सन अपनी रेज कैसे दे रहा होगा? सन अपनी रेज इसी तरह देता है ना। तो अब क्या हो रहा है कि जिस एरिया में सबसे ज़्यादा डायरेक्टली सन पहुंच पा रहा है, जिस जगह पर डायरेक्टली सन की हीट पहुंच पा रही है, उस जगह पर ज़्यादा गर्मी होगी। और जहां सन की हीट थोड़ा स्लैंटिंग तरीके से जा रही है, स्लैंटिंग मतलब तिरछी जा रही है, तो जहां सन की रेस थोड़ी तिरछी जा रही हैं, वहां गर्मी कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, ये रीज़न है। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में यहाँ समझाऊंगी। हाँ जी, यहाँ सन है, इसकी रेज जा रही हैं, फिर इसकी रेज ऐसे तिरछी होती चली गई। तो जहां जहां सन की रेज सीधी जा रही हैं, वहां वहां क्या होगा? गर्मी ज़्यादा होगी। क्या होगी? हीट ज़्यादा होगी। और जहां जहां गर्मी सन की रेज डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रही हैं, स्लैंटिंग तरीके से जा रही हैं, स्लैंटिंग मैनर में जा रही हैं, वहां गर्मी कम होगी, इधर और इधर। तो जहां गर्मी ज़्यादा होती है उस रीजन को बोलते हैं टॉरिड जोन, और जहां गर्मी कम होती है उस रीजन को बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में भी फिर दो जोन्स आ जाते हैं, एक नदर्न टेम्परेट जोन और एक सदर्न टेम्परेट जोन। और जहाँ गर्मी बिल्कुल भी नहीं होती, जहाँ सन की रेज पहुँच ही नहीं पाती है ठीक से, उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। उसको क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन, जहाँ ठंड रहती है, बर्फ रहती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये रहा। इन दोनों के बीच लाई करती है टोरिड जोन, जैसा हमने इस स्लाइड में पढ़ा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती है। नेवर शाइन्स ओवर है। टेम्परेट जोन कहाँ बताया मैंने? कि जहाँ गर्मी कम पड़ती है। तो द एंगल ऑफ सनरेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और ये कहाँ लाई करती है? ये आपका लाई करती है आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। और नीचे वाला सदर्न एरिया में कहाँ लाई करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। इसके बाद जो आपका फ्रिजिड जोन है वो कहाँ लाई करता है? आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल की तरफ और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल की तरफ। ये आपके फ्रिजिड जोन होते हैं। ओके, ये समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें लैटिट्यूड्स क्यों चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसका ये इक्वेटर है, ये सदर्न वाले सर्कल हैं, लैटिट्यूड्स हैं, और ये नदर्न वाले। अब क्या हो गया, मान लो मुझे पता करना है कि यूएस कहाँ है। मुझे ये जानना है कि यूएस कहाँ लाई करता है, अर्थ में कहाँ है यूएस, कैसे पता करूँ, या कहाँ इंडिया है, मुझे ये जानना है। अब मैं क्या करूँगी, मान लो कोई जगह है जो इस लैटिट्यूड पे है, ठीक है,
लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ है वो, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, मुझे नहीं पता। पर मुझे इतना पता है क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ लैटिट्यूड पता करा है ना, तो मुझे ये तो पता है कि वो इसी लैटिट्यूड पर है, पर इस लैटिट्यूड में भी वो कहाँ है मुझे नहीं पता। वो इस एरिया में है, इस एरिया में है, इस एरिया में है या इस एरिया में है या कहाँ है मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब मुझे सिर्फ लैटिट्यूड से काम नहीं चलेगा, अब मुझे और लाइन ऑफ रेफरेंसेस चाहिए होंगे। अब मुझे और लाइन्स ऑफ रेफरेंस चाहिए होंगे। तो वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे आपके और लाइन्स पता करने से। तो जब आप और लाइन्स पता करोगे, तो जैसे मैंने इसमें ड्रॉ भी करके दिखा दिया, तो आप आइडिया भी लगा सकते हो अब आपको कैसी लाइंस की ज़रूरत है। अब आपको लंबी लाइंस की ज़रूरत है, लॉन्ग लाइंस की ज़रूरत है जो आपकी लेंथ डिफाइन कर पाए, है ना। तो इन्हीं ये तो हो गई आपकी लैटिट्यूड, ये हो गया आपका इक्वेटर, ये हो गया आपका सदर्न लैटिट्यूड्स। तो ये जो लंबी लाइंस हैं, ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, इन्हीं को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। इन्हीं को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो इनका पता करने का क्या फ़ायदा है, ये हमें जाननी क्यों ज़रूरी है, या इनके बिना काम नहीं चल सकता था क्या। तो बच्चे ये हमें जाननी इसलिए ज़रूरी है, मान लीजिए कोई जगह इस जगह पर है, कोई जगह इस लाइन पर है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है या कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो इस लाइन को पता करने से क्या होगा, मुझे ये समझ आ जाएगा कि मान लो कोई जगह यहाँ है, तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि वो जगह इस लाइन पर है या इस लाइन पर है ना। तो मुझे उस जगह की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी, मुझे उस जगह की क्या होगी, एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी। वो कैसे, अभी बताती हूँ। अर्थ, ये लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड। तो जो भी जगह यहाँ होगी उसकी मैंने क्या कर ली, उसकी मैंने लोकेशन पता कर ली। और मान लो अगर मुझे इसी लॉन्गिट्यूड पर और चीज़ें देखनी है कि और कौन कौन चीज़ें हैं यहाँ, तो मैं लैटिट्यूड्स के रेफरेंस में देख लूँगी। और अगर मुझे किसी लैटिट्यूड पर देखनी है तो मैं लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस में देख लूँगी। तो हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन पता करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दैट इज़ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड क्या होती हैं, जो इस तरह सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं, जो इस तरह होती हैं। चलिए अब देख लेते हैं। टोंगा आइलैंड्स जो पैसिफिक ओशियन में है और मॉरिशस आइलैंड्स जो इंडियन ओशियन में है, ये एक ही लैटिट्यूड पर लाया करते हैं। ये क्या करते हैं, एक ही लैटिट्यूड पर लाया करते हैं। लेकिन पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन की तो जगह एक नहीं हो सकती। पैसिफिक ओशियन यहाँ होता है, इंडियन ओशियन यहाँ होता है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये कहाँ होता है, तो मुझे इनके लॉन्गिट्यूड से पता चला, मुझे इनके लॉन्गिट्यूड से पता चला। ऐसे ही हमारे पास और भी लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके इक्वल लेंथ के, लेंथ बोल रही हूं मैं, है ना, लेंथ। तो अर्थ क्या है, जैसे मैंने बताया था ना, लैटिट्यूड्स में जो लेंथ है वो डिक्रीज होती चली जाती है पोल्स की तरफ, लेकिन अर्थ लंबी तो उतनी ही है ना, तो लॉन्गिट्यूड्स की जो लेंथ है वो डिक्रीज नहीं होती, वो डिक्रीज आपका नहीं होती। तो इक्वल लेंथ की रहते हैं ये लोग, ठीक है। अब हम इसमें ही अगली चीज पढ़ेंगे, प्राइम मेरिडियन। क्या पढ़ेंगे, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो ग्रीनविच एक सिटी है जो वहां से पास होती है ब्रिटेन में, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए,
ग्रीनविच यहाँ है और ये जो डैश डैश वाली लाइन आपको दिख रही है इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड से अब टाइम का क्या लेना देना है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्यों? क्योंकि हमने इसी को क्या मान लिया, एक स्टैंडर्ड मान लिया जिससे हम टाइम डिसाइड करेंगे। ये हमने सबसे पहले माना था इसलिए इसको प्राइम बोल दिया गया है। इसको सबसे पहले माना गया था इसलिए प्राइम। तो अब क्या हुआ, इस प्राइम ने क्या कर दिया, अगेन अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो इक्वेटर था उसने अर्थ को डिवाइड किया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन जो प्राइम मेरिडियन है उसने इसको अर्थ को डिवाइड किया है वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड। कहाँ कहाँ? वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड। तो हमें टाइम का पता कैसे चलता है, हम दिन रात होते कैसे हैं? जो अर्थ का मूवमेंट होता है उसके रिलेटेड जो मून का या प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है उनसे हम टाइम समझ पाते हैं या पता लगा पाते हैं। प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच। अब समझते हैं इस लाइन को, इसमें क्या लिखा है। तो उसको समझने के लिए हमें चाहिए सन। तो मान लीजिए सन यहाँ है, तो सन का है, मैंने आपको बताया ये ग्रीनविच है, तो सन इसके ठीक ऊपर है। तो जहां जहां सन की रेज कैसी जा रही होंगी, सीधी जा रही होंगी, वहां क्या हो रहा होगा, नून हो रहा होगा या मिड डे हो रहा होगा, वहां मतलब दिन निकल रहा होगा, धूप होगी। तो प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच की है, अगर सन उसके ठीक ऊपर है तो ऑल द प्लेसेस अलोंग इट, तो जितने भी प्लेसेस उस एरिया में होंगे उनमें वहां पर क्या हो रहा होगा, नून हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? नून। अब हम चलते हैं ईस्टवर्ड। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कैसे करती है? वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वो रोटेट करती है इस तरह। तो जब सन यहाँ आया है, इसका क्या मतलब है कि सन ऑलरेडी यहाँ से गुजर चुका होगा, है ना। तो ये टाइम क्या होता है, अहेड होता है। जितना टाइम मान लीजिए यहाँ हो रहा है ये उससे ज़्यादा होगा, और जितना टाइम यहाँ हो रहा है ये उससे कम होगा। ठीक है, ये आप आगे और डिटेल में समझेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी आप इतना ही समझ लीजिए। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, आपको डिटेल में इसकी एक अलग से वीडियो ला दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे वर्ल्ड में एक प्राइम मेरिडियन है, उससे आगे जाने पर, ईस्टवर्ड जाने पर क्या होता है, टाइम आगे होता है, और पीछे जाने पर, वेस्टवर्ड जाने पर टाइम उसके पीछे चल रहा होता है, लैग बिहाइंड हो रहा होता है ना। तब अब हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, कि अब इंडिया का भी एक स्टैंडर्ड टाइम है। हम क्या हैं, हम वर्ल्ड के स्टैंडर्ड टाइम से नहीं चलते, हम किसके स्टैंडर्ड टाइम से चलते हैं, हम चलते हैं अपने स्टैंडर्ड टाइम से। वो क्यों? क्योंकि जो इंडिया है वो इतना बड़ा है, इंडिया क्या है, इतना बड़ा है, और उसके एरिया में 3 लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्या है? 3 लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो इस लॉन्गिट्यूड पर अलग टाइम हो रहा होता है, इस लॉन्गिट्यूड पर अलग टाइम होता है, और इस लॉन्गिट्यूड पर अलग टाइम होता है। क्यों? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लॉन्गिट्यूड जो है वो, एक मिनट, लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम डिसाइड करने में मेजर रोल प्ले करता है। तो अब हमारे तो इंडिया में ही 3 टाइम लॉन्गिट्यूड्स हैं, एक ये और एक ये। तो इन तीनों पर अलग अलग टाइम जोन होगा। अब हमने क्या किया, अपनी उसके लिए, सुविधा के लिए, हमने इसे अपना प्राइम मेरिडियन मान लिया या अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। किसको? 82 डिग्री
एंड हाफ ईस्ट को हमने क्या किया, अपना टाइम जोन मान लिया। तो अब क्या होता है, हमारा जो टाइम जोन है वो इसके अकॉर्डिंग चलता है। हमारा टाइम जोन ग्रीनविच मेरिडियन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। प्लेसेस ऑन डिफरेंट मेरिडियंस बाउंड टू हैव डिफरेंट टाइम्स, ये मैंने बता दिया ना कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर अलग अलग टाइम होता है। तो जो हमारी द्वारका है गुजरात में, उसके टाइम में, और जो आसाम में डिब्रूगढ़ है उसके टाइम में लगभग 1.45 आवर्स का डिफरेंस है, यानी कि लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है। यहाँ 2 घंटे बाद हो रहा, मतलब ये 2 घंटे पहले टाइम हो जाता है और ये बाद, इसके पीछे चल रहा होता है, 2 घंटे पीछे चल रहा होता है। तो इंडिया लाइज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, हेंस तो ग्रीनविच टाइम मेरिडियन में और IST टाइम मेरिडियन में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना डिफरेंस है, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, इतना डिफरेंस है। इसके कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए ग्रीनविच में 2 बजे हैं रात के, है ना, ग्रीनविच में सुबह के 2 बजे हैं, तो हमारे इंडिया में उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे होंगे। अगर यहाँ ग्रीनविच में 2 AM हो रहा है तो इंडिया में 7.30 AM हो रहा होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आज हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं आप उनको फिर से रिवाइज कीजिएगा, अपनी बुक में पढ़िएगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर 3